हेलो एवरीबॉडी, मैं जगजीवन आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे चैनल वॉरियर जोन में। और जैसे कि हर बार की तरह आज मैं आपके लिए फिर से एक इंग्लिश का लेक्चर लेकर आया हूं। हमारे काफ़ी लेक्चर्स हो चुके हैं और इस वीक का ये लास्ट लेक्चर है। नेक्स्ट वीक से हम कोशिश करेंगे कि आपको स्मार्ट बोर्ड पे ही पढ़ाया जाए, ठीक है। ओके, अब जो इस वीक का जो हमारा ये लास्ट है, और लेकिन हर बार की तरह जो हम शुरुआत करने जा रहे हैं वो शुरुआत कहाँ से हो रही है? हमारी वोकैबुलरी से ही होगी। तो सबसे पहले हमारे पास ये वोकैबुलरी है, 5 हमारे पास एंटोनिम सिनोनिम्स हैं, हमारे पास 5 इडियम फ्रेजेस हैं और 5 हमारे पास जो प्रीवियस हमने पेपर्स किए हैं उनमें से क्वेश्चन हैं। ओके, अब हम बात कर रहे हैं सबसे पहले जो प्रीवियस नॉलेज है हम वो अपनी एक चेक कर लेते हैं कि प्रीवियस नॉलेज में हमने अभी तक कुछ खोया तो नहीं, हमने पाया ही है ना सारा कुछ। ओके जी, सबसे पहला वर्ड जो हमारे पास है दैट इज कैपेबल। कैपेबल का मतलब क्या होता है? देखो, कैपेबल का मतलब होता है, आपने याद किया था हमने वर्ड एबल से, किसी चीज को करने में सक्षम होना, एबल होना। मैं ये काम कर सकता हूं, आई एम एबल टू डू दैट वन वर्क इज कॉल्ड आई एम कैपेबल ऑफ डूइंग दिस वन थिंग। तो कैपेबल का मतलब होता है किसी चीज के लिए एप्लीकेबल होना, एबिलिटी होनी किसी चीज को करने की। नेक्स्ट वर्ड है जी हमारे पास क्लैमिटी। क्लैमिटी का मतलब क्या था? याद करो थोड़ा। क्लैमिटी का मतलब था आपदा। जब भी कोई कुदरती आपदा आ जाती है, कोई कुदरती नुकसान हो जाता है, जैसे हम कहते हैं कि अर्थक्वेक आ गया जी या सुनामी आ गई है, तो उसे क्या कहा जाता है? क्लैमिटी कहा जाता है। जैसे हमने यहाँ पे इसका सिनोनिम किया था मिसफॉर्च्यून, है ना, और इसका फिर जो एंटोनिम था हमारे पास वो क्या था? फॉर्च्यून। नेक्स्ट वर्ड वी हैव अ बिजी। तो बिजी तो बड़ा कॉमन सा वर्ड है, हम सारे आजकल बिजी हैं, ठीक है। वैसे तो कोविड-19 ने हमको फ्री किया हुआ है बाकी कामकाज से, लेकिन हम पढ़ने में बिजी हैं। तो बिजी का मतलब क्या होता है? व्यस्त होना, और इसका ऑपोजिट क्या आ गया फिर? फ्री होना। नेक्स्ट वर्ड था जी हमारे पास ब्लंट। ब्लंट का मतलब क्या होता है? ब्लंट का मतलब होता है मंद बुद्धि, जो डल होता है, जो शार्प नहीं होता, जो कीन नहीं होता। कीन और शार्प इसके क्या बन गए? एंटोनिम्स बन गए। ब्लंट का मतलब होता है डल होना, जो नलायक कह देते ना हम किसी को, या जिसको जल्दी बात समझ नहीं आती, तो उसको क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है यू आर अ ब्लंट पर्सन। द लास्ट वर्ड फ्रॉम द प्रीवियस नॉलेज इज बाइंड। तो हमने बुक को क्या करवा लिया? हमने बुक को बाइंड करवा लिया, यानी कि उसको जोड़ के रख लिया, उसको इकट्ठा करके रख लिया, ठीक है। और इसका एंटोनिम क्या था हमारे पास? किसी चीज को रिलीज कर देना। तो ये तो हो गए हमारे 5 प्रीवियस वर्ड्स। अब हम बात कर रहे हैं हमारे आज के नए 5 वर्ड्स की, वोकैबुलरी की, जिसके हम सिनोनिम्स भी साथ में करेंगे और एंटोनिम्स भी साथ में करेंगे। तो पहला वर्ड है जी हमारे पास कंप्राइज करना। कंप्राइज वर्ड, ये आपने बड़ा कॉमन सा वर्ड है, बहुत बार सुना होगा, लेकिन जब मीनिंग की एग्जैक्ट मीनिंग की बात आती है तो फिर कहीं ना कहीं हमें समझ नहीं आता। कंप्राइज का मतलब होता है सहमत कर लेना या शामिल कर लेना। बस असल में कंप्राइज का मतलब होता है किसी चीज को अपने आप में शामिल कर लेना। कंप्राइजेज ऑफ दैट, है ना, कंप्राइज कर लेना, शामिल कर लेना, एक साथ मिला लेना। तो कंप्राइज का जो हमारे पास सिनोनिम है दैट इज इंक्लूड और कंटेन करना। इंक्लूड कर लेना, बीच में मिला लेना, शामिल कर लेना, ठीक है, या फिर इंक्लूड के बाद कंटेन, ठीक है। कंटेन का मतलब भी क्या होता है? शामिल कर लेना। फिर इसका जो एंटोनिम है हमारे पास, कंप्राइज का मतलब क्या होगा? इंक्लूड कर लेना, लेकिन इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? रिजेक्ट कर देना या लैक कर देना, ठीक है जी। तो सिनोनिम था हमारे पास इंक्लूड करना या कंटेन करना, और एंटोनिम क्या आ गया हमारे पास? रिजेक्ट करना या फिर लैक करना। बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। तो जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है कंसीड करना। कंसीड का मतलब क्या होता है? कंसीड का मतलब होता है जी स्वीकार करना। कंसीड का मतलब क्या होता है? किसी चीज को स्वीकार कर लेना, ठीक है। तो उसे यील्ड कर लेना या परमिट कर देना। परमिट का मतलब क्या होता है? कि परमिट भी यही होता है ना, भी स्वीकार कर लिया हमने, इसको परमिट कर दिया इस चीज को। तो कंसीड का मतलब आ गया यील्ड करना या स्वीकार करना। और इसका जो एंटोनिम है उसकी अगर हम बात करें तो क्या होगा? डिनाई कर देना। अब एक बंदा आपको परमिट कर रहा है वो काम करने के लिए, और उसका ऑपोजिट क्या होगा? आपको मना कर दिया गया है, आपको डिनाई कर दिया गया, या फिर सिंपल सा वर्ड है आपको रिजेक्ट कर दिया गया, ठीक है। डिनाई कर देना या रिजेक्ट कर देना, ये एंटोनिम्स हैं। किसके एंटोनिम्स हैं? कंसीड के। कंसीड का मतलब क्या होता है? स्वीकार कर लेना। ओके, नेक्स्ट वर्ड है कॉन्कर। ये कॉन्क्योर वाला नहीं है, जो जंग को जीता जाता है वो चीज़ नहीं है। कॉन्कर का मतलब क्या होता है? ये भी होता है सहमत होना, ठीक है। कंसीड और कॉन्कर दोनों के मीनिंग सेम है। ये भी होता है सहमति जताना, सहमत होना, ठीक है। और कॉन्कर, अब देखो अप्रूवल भी फिर वही वर्ड आ गया, एग्री हो जाना,
तो ये चार वर्ड्स हैं हमारे पास, यील्ड, परमिट, अप्रूव, एग्री, ऑलमोस्ट सारे सेम ही मीनिंग्स हैं हमारे, ठीक है। कंसीड का मतलब क्या होता है? कंसीड का मतलब होता है स्वीकार कर लेना, और कॉन्कोर का मतलब क्या होता है? सहमत हो जाना। अब किसी चीज़ को स्वीकार कर लेना या किसी चीज़ के साथ सहमत हो जाना, ऑलमोस्ट बातें तो सेम ही है ना, ठीक है। सहमत हो जाना, स्वीकार कर लेना, ठीक है। तो कॉन्कोर का मतलब होता है जी स्वीकार कर लेना या सहमत हो जाना, अप्रूव कर देना या अग्री कर लेना। और इसका फिर ऑपोजिट क्या हो गया? डिफर। आप उसके साथ सहमत नहीं हो, आप अलग से अपनी एक राय दे रहे हो, आप डिफर कर रहे हो उस चीज़ से, या आप उसको क्या कर रहे हो? डिसएग्री कर रहे हो, ठीक है। आप यहाँ पे अग्री कर रहे थे उस चीज़ के साथ, सहमति जता रहे थे, यहाँ पे आप सहमति नहीं जता रहे हो, आप क्या कर रहे हो? उससे डिसएग्री हो रहे हो, ठीक है जी। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास कंसेंट। कंसेंट का मतलब भी क्या होता है? अगेन कंसेंट का मतलब क्या होता है? सहमति होना। हम कहते हैं भी आप भी इस बंदे का भी कंसेंट ले लो, है ना। कई बार जैसे कोई राय होता है या कोई मीटिंग चल रही होती है तो हम कहते हैं भी इस बंदे का कंसेंट ले लो। इस बंदे का कंसेंट ले लो का मतलब क्या है? इसकी भी राय ले लो, या इसकी भी शमूलियत कर लो, या इसकी भी सहमति पता कर लो, ठीक है। कंसेंट का मतलब होता है फिर वही सहमति ले लेना, सहमत होना, सहमति देना या सहमत हो जाना, सहमति करना, सहमति ले लो। ये ऑलमोस्ट सारे वर्ड्स सेम है। कंसेंट फिर वही, अगर सेम है तो सिनोनिम एंटोनिम ऑलमोस्ट सेम जैसे होते हैं। तो यहाँ पे क्या आ गया फिर? एग्री हो जाना। कंसेंट ले लो का मतलब क्या है? उसको भी राजी कर लो, उसको भी एग्री कर लो, उसको भी कह दो कि वो परमिट कर दे इस चीज़ को, फिर वही आ गया परमिट कर लेना, ठीक है। अब उसका ऑपोजिट, कंसेंट का ऑपोजिट क्या हो गया? भाई ये बंदा ऑब्जेक्शन कर रहा है, ठीक है। अब ये क्या होता है कि मैंने कहा भी हाँ इस बंदे का कंसेंट ले लो, नहीं ये वो तो ऑब्जेक्शन जाहिर कर रहा है अपनी, तो ऑब्जेक्शन कंसेंट का क्या होगा? एंटोनिम। और या फिर वो क्या कर रहा है? अगेन वही सेम आ गया, डिसएग्री, वो डिसएग्री हो रहा है इस चीज़ को लेके, ठीक है। द लास्ट वन वी हैव कॉन्सिक्वेंस। ये वर्ड आपने बहुत बार पहले भी सुना होगा, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ दिस वन थिंग। तो कॉन्सिक्वेंस का मतलब क्या होता है? कॉन्सिक्वेंस का मतलब होता है रिजल्ट का होना है, ठीक है। तो कॉन्सिक्वेंस का जो सिनोनिम है वो हमारे पास है इफेक्ट या फिर आउटकम। हम कहते हैं इस चीज़ के कॉन्सिक्वेंसेज या उसका जो सिट्टा है, जो परिणाम निकल के आएगा वो क्या आएगा। तो किसी चीज़ का जो सिट्टा निकल के आएगा या जो परिणाम निकल के आएगा वो क्या होता है? वो होता है कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ दैट थिंग। तो कॉन्सिक्वेंस इफेक्ट का आना या फिर आउटकम। आउटकम क्या होता है? रिजल्ट। किस चीज़ का? रिजल्ट क्या निकलेगा इस चीज़ का, आउटकम क्या होगा। तो जो इसका एंटोनिम है फिर वो क्या है? ओरिजिन या स्टार्ट करना। देखो ये क्या है? आउटकम तो रिजल्ट की बात हो रही है, सारा कुछ करने के बाद रिजल्ट, लेकिन रिजल्ट कब आएगा? जब उसकी स्टार्टिंग होगी। तो उसका रीजन क्या होगा या उसकी स्टार्टिंग क्या होगी, और उसका एंटोनिम, स्टार्ट का एंटोनिम क्या बन गया? आउटकम क्या है उसका या इफेक्ट क्या है। ये दोनों सिनोनिम एंटोनिम किसके थे? ये सिनोनिम एंटोनिम थे हमारे पास कॉन्सिक्वेंस के। तो यहाँ तक हमारे जो 5 वोकैबुलरी के वर्ड्स हैं वो तो कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, हमारे पास 5 ईडियम फ्रेजेस भी हैं। तो पहला हमारे पास फ्रेज है जी इन हॉट वाटर। इन हॉट वाटर ये क्या होता है? ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है इंग्लिश में। फॉर एग्जाम्पल मैं एक सेंटेंस बोलता हूँ, ध्यान से सुनना इस चीज़ को। मैंने कहा कि आफ्टर टेकिंग बाथ विद अ कोल्ड वाटर, आफ्टर टेकिंग बाथ विद अ कोल्ड वाटर ही गेट इनटू अ हॉट वाटर। अब इसका मतलब क्या हुआ कि आफ्टर टेकिंग बाथ विद अ कोल्ड वाटर ही गेट इनटू अ हॉट वाटर। अब ये तो हम कह नहीं सकते पहले जी उसने ठंडे पानी से नहाया इसके बाद वो गर्म पानी में चला गया, ऐसा नहीं है। हॉट वाटर का मतलब होता है मुसीबत में फंस जाना, इन अ ट्रबल। इन अ हॉट वाटर का मतलब है इन अ ट्रबल। तो हम बात करें यार ठंडे पानी से नहा के ना, तो वो तो मुसीबत में ही फंस गया। तो आफ्टर गेटिंग बाथ विद अ कोल्ड वाटर ही गेट इनटू अ हॉट वाटर, ठीक है। ओके नेक्स्ट अगर लीव इन द लर्च। लीव, लर्च, लर्च का मतलब होता है मुसीबत, कोई डिफिकल्टी होना, कोई ऐसी सिचुएशन पैदा हो जाना, मुसीबत आ जानी। तो लीव इन द लर्च का मतलब होता है यार वो तो मुझे मुसीबत के समय छोड़ के चला गया। हम बहुत बार ऐसी बात करते हैं कि यार मेरा एक दोस्त था लेकिन जब मुसीबत आई मेरे पे तो मेरे तो सारे दोस्त मुझको छोड़ के चले गए। तो अब लेकिन मैं कह रहा हूँ कि आई विल नॉट लीव यू इन द लर्च। मैं आपको मुसीबत में नहीं छोड़ूंगा, बेफिक्र रहो। आई विल नॉट लीव यू इन द लर्च। यहीं पे एक मुझे और चीज़ याद आती है, एक और फ्रेज होता है, आई विल नॉट गिव यू कट एंड ड्राइड। आई विल नॉट गिव यू कट एंड ड्राइड। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि मैं तुम्हें पका पकाया नहीं दूंगा, मेहनत तुम्हें करनी पड़ेगी, लेकिन अगर कहीं मुसीबत आती है तो आई विल नॉट लीव यू इन द लर्च, ठीक है। अब ये भी नहीं कि मैं हर बार तुम्हारा साथ दूंगा या मैं हर चीज तुम्हारी मैं करके आऊंगा। जैसे मान लो पेपर की बात है ना, तो मान लो अगर आपको पेपर सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, या मान लो आपको कोई सम नहीं निकल रहा है, मान लो आपको इंग्लिश का कोई टॉपिक नहीं समझ आ रहा, तो आई एम देयर, ठीक है। आई विल नॉट लीव यू इन द लर्च। ये नहीं कि आपको कोई डाउट आ गया तो मैं छोड़ के चला जाऊंगा। आई विल नॉट लीव यू इन द लर्च।
बट ये भी नहीं कि आपको अकेली हर एक चीज़ मैं ही करवाऊंगा, आप अपनी प्रैक्टिस भी नहीं करोगे, ये तो गलत हो जाएगा ना। ठीक है, प्रैक्टिस तो आपने खुद करनी है ना भाई, मैं तो आपको हर चीज़ पकी पकाई तो दूंगा नहीं। ठीक, तो दैट इज वो होता है आई विल नॉट गिव यू अ कट एंड राइड का मतलब मैं तुम्हें पका पकाया नहीं दूंगा, तुम्हें थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, पर ऐसा भी नहीं कि मैं तुम्हें मुसीबत में छोड़ के चला जाऊंगा। आई विल नॉट लीव यू इन द लर्च। नेक्स्ट है लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर। लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जी जैसे फिश है, फिश कहाँ पे रहती है? पानी में। लेकिन अब एक ऐसी सिचुएशन पैदा हो गई है कि फिश को पानी से बाहर निकाल दिया गया है। अब फिश को समझ नहीं आ रहा वो क्या करे। जब एक डिफरेंट सिचुएशन पैदा हो जाती है, एक अजीब सी सिचुएशन पैदा हो जाती है, डिफिकल्ट सिचुएशन पैदा हो जाती है, क्योंकि जब आप मछली को पानी से बाहर निकालोगे तो उसके लिए तो एक डिफिकल्ट सिचुएशन पैदा होगी ना। तो जब कोई भी आपके लिए एक डिफिकल्ट सिचुएशन पैदा हो जाती है उसे कहा जाता है लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर। यार मेरी हाल तो अब इस तरह हो चुकी है जैसे कि मछली को पानी से ही बाहर निकाल दिया गया। मैं वहीं पे अच्छा था, वहाँ पे मेरा सब कुछ चल रहा था, लेकिन एकदम से क्या हुआ, मुझे पानी से बाहर निकाल दिया। तो लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर। नेक्स्ट है जी हमारे पास एट वंस बैक एंड कॉल। एट वंस बैक एंड कॉल का मतलब क्या होता है? हर वक्त तैयार रहना, किसी की कॉल के लिए हर वक्त तैयार रहना। जैसे जैसे मान लो हम कहते हैं जैसे घर का नौकरी होता है ना, तो नौकर को हम कह सकते हैं कि ही इज़ एट वंस बैक एंड कॉल, ही इज मास्टर्स बैक एंड कॉल। यानी कि ये बंदा हर वक्त तैयार रहता है, जैसे ही उसने मास्टर ने उसको उसके आवाज़ मारी तो वो साथ के साथ भागा आएगा। या जैसे सोल्जर्स होते हैं ना, दे आर एट हर कमांडर्स बैक एंड कॉल, तो कमांडर ने जैसे उनको बोला सोल्जर, तो वो क्या करेगा, भागा भागा आएगा। वो ऑलवेज रेडी है टू सर्व दैट थिंग एंड टू सर्व टू दैट पर्सन। तो उसे कहते हैं वंस बैक एंड कॉल, यानी कि किसी के लिए हर वक्त तैयार रहना। सर आप बस आवाज़ तो लगाओ, मैं साथ ही साथ आ जाऊंगा। कई लोग ऐसे होते हैं यार, तू मुझे एक बार आवाज़ देना, चाहे रात पड़ी हो, चाहे सुबह हो, चाहे दिन हो, चाहे मैं काम में बिजी हूँ नहीं हूँ, मैं तेरे लिए हर वक्त हाजिर हूँ। तो किसी के लिए हर वक्त हाजिर होना, या हम कहते हैं यार मैं तो तेरे ना पहले बोल पे तेरे पास आ जाऊंगा, तो वो होता है एट वंस बैक एंड कॉल। नेक्स्ट है जी हमारे पास टू मेक बोथ हैंड्स मीट। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप दोनों समय मीट खा रहे हो। मेक बोथ हैंड्स मीट, यहाँ पे मीट किसको कहा गया है? यहाँ पे मीट वो जो हमारे कह लो चिकन है उसको नहीं कहा गया। इस यहाँ पे मीट का मतलब है मील का होना। मील का होना ये कह लो कि दो वक्त की रोजी रोटी का होना। ठीक है, ये नहीं कि आप दोनों वक्त रोजी रोटी के लिए आप क्या कर रहे हो, बकरा ही खा रहे हो या चिकन खा रहे हो, ऐसा नहीं है। टू मेक बोथ हैंड्स मीट का मतलब क्या होता है कि दो वक्त की रोजी रोटी चल रही है। अब मान लो कोई पूछता है ना, हाँ भाई गुजारा कैसा चल रहा है, तो हम कहते हैं ठीक है जी दो वक्त की रोजी रोटी चल रही है। तो वो दो वक्त की जो रोजी रोटी चल रही है, चाहे वो वेजिटेरियन बंदा है फिर भी वो फ्रेज क्या यूज करेगा, टू मेक बोथ हैंड्स मीट। ठीक है, तो यहाँ तक हमारी सारी बातें क्लियर हो जाती हैं। एक बार हम दोबारा इसको पढ़ लेते हैं जल्दी जल्दी में। तो पहला वर्ड था हमारे पास कंप्राइज। कंप्राइज का मतलब क्या होता है? शामिल कर लेना। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास कंसीड। कंसीड का मतलब क्या होता है? स्वीकार करना। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास कॉन्कर। कॉन्कर का मतलब क्या होता है? सहमत होना। कॉन्कर का मतलब सहमत होना। कंसेंट का मतलब सहमति जता देना। और कॉन्सिक्वेंस का मतलब क्या होता है? कॉन्सिक्वेंस का मतलब हमारे पास होता है किसी चीज़ का रिजल्ट आ जाना या इफेक्ट आ जाना। फिर हमारे पास फ्रेजेस हैं, इन अ हॉट वाटर, मुसीबत में फंस जाना। लीव इन द लर्च, मुसीबत में छोड़ के चले जाना। आई विल नॉट गिव यू कट एंड राइड, यानी कि मैं तुम्हें पका पकाया नहीं दूंगा। लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर, एक अजीब सिचुएशन में फंस जाना। और एट वंस बैक एंड कॉल, यानी कि किसी के लिए हर बार तैयार रहना। और टू मेक बोथ हैंड्स मीट, दोनों वक्त का रोजी रोटी चलना। तो ये है हमारी आज की वोकैबुलरी। अब जो हम नेक्स्ट टॉपिक है वो स्टार्ट करेंगे साथ में। ओके, तो अब जो हम करने जा रहे हैं, ये हमने वैसे टॉपिक पहले मैंने आपको सारा डिस्कस करवा दिया था। ये क्या है? ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस। ये हमारे पास एक वर्ड है, छोटा सा वर्ड है, सेंटेंस है सॉरी। तो हमने क्या करना है, इसको रीअरेंज करके एक प्रॉपर सेंटेंस लिख करना है। ठीक है, तो वैसे तो हमारे एग्जाम में क्या आएगा, हमें ऑप्शंस भी दिए होंगे, पर हम आज जो करने जा रहे हैं ना, मैं आपको क्यों दोबारा से इजी करवा रहा हूँ, ताकि अगर मान लो हमने ऑप्शन के थ्रू नहीं भी जाना, ठीक है, हमने ऑप्शन के थ्रू नहीं जाना, चार ऑप्शन होंगे हम लिखेंगे, क्योंकि ये टेक्निक कहाँ पे काम आएगी, जब हमारे पास सेंटेंसेस छोटे हैं। तो कोई बड़े बड़े सेंटेंसेस नहीं हैं, छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं, इसलिए मैंने ये जानबूझ के छोटे बड़े सेंटेंसेस को आज प्रिपेयर किया यहाँ पे, ताकि हमें एग्जैक्ट पता चल जाए कि हमने बिना ऑप्शंस को देखे हम अपना एक ऑप्शन बनाएंगे और मैच करेंगे कि क्या ये हमारे ऑप्शन में है तो बस हम उसे आंसर दे देंगे। ठीक है ना। तो अब देखो, जो हमारे पास सबसे पहला सेंटेंस है वो क्या है, एवरी ईयर पीपल दिस वे डाई इन। ठीक है, तो एवरी ईयर पीपल दिस वे डाई इन। अगर हम बात करें हमारी स्टार्टिंग की, तो स्टार्टिंग कहाँ से होगी? ठीक है, देखो एवरी ईयर से स्टार्टिंग हो सकती है या फिर पीपल से स्टार्टिंग हो सकती है। ठीक, पीपल एवरी ईयर,
दिस वे डाई इन, ये तो बनेगा नहीं। या फिर एवरी ईयर पीपल डाई इन दिस वे, मुझे लग रहा है यहीं पे एक अच्छा सा आ गया ना कि वो देखो बात ये हो रही है कि लोग हर साल इस तरीके से मरते हैं। अब जो लोग हैं वो हर साल, ये हमारा नाउन है, ये डाई इन क्या है, डाई इन है हमारे पास वर्ब है, और ये दिस वे क्या है, ये है हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। हमें यहां तक एक चीज पता चली। हमने क्या किया, इसको थोड़ा सा ग्रामेटिकल वे से जब हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो हमने क्या करना है, हमने सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को चूज कर लेना। देखो आपने एक चीज याद रखनी है कि सारे सेंटेंस में कहीं एक वर्ब तो होगी ना, आपने वर्ब को लिख के ना उसके साथ लिख देना भी ये वर्ब है, यानी कि वर्ब का मतलब क्या हुआ, ये मिड में आएगी। इंग्लिश का सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। तो जैसे हमें वर्ब पता चल गई, हमें ये पता लग जाना है कि जो वर्ब है वो सेंटर में आना है, यानी कि उसके पहले भी कुछ आएगा, उसके बाद में भी कुछ आएगा, तो थोड़ी सी चीज और आसान हो जाएगी हमारे यहाँ पे। ठीक है, तो अब हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट बन गया। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। पीपल, अगर हम इस चीज को लेके आए, पीपल डाई इन दिस वे, यहां तक सही है कि पीपल डाई इन दिस वे, पीपल इस तरह से मरते हैं। अब हमने एडजस्ट क्या करना है, एवरी ईयर कहां पे आएगा, पीपल डाई इन दिस वे एवरी ईयर, या फिर पीपल एवरी ईयर डाई इन दिस वे। ठीक है, सो राइट आंसर वी हैव ओवर हियर, पीपल से हम स्टार्ट करेंगे। तो पीपल से स्टार्ट करेंगे तो पहला क्या आ गया हमारे पास, क्यू, इसके बाद आएगा एवरी ईयर, पीपल एवरी ईयर डाई इन दिस वे। सो राइट आंसर वी हैव ओवर हियर इज QPSR, सॉरी हाँ, पीपल एवरी ईयर डाई इन दिस वे। यह एक और ऑप्शन होता है हमारे पास, लेकिन वो हम अभी नहीं डिस्कस कराऊंगा, वो अलग से करवाऊंगा। ओके, अब हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट, कैन किल इवन ऑफ करंट अ स्मॉल अमाउंट। ठीक है जी, कैन किल इवन अ करंट ऑफ अ स्मॉल अमाउंट। हमें थोड़ा सा एक फिर वहां पे बात क्या होती है, एक तो यहां पे वर्ब है कैन किल, ठीक है जी, इवन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट। हमें देखो यहां पे पता चला कि स्मॉल अमाउंट है, किस चीज का है, और जो स्मॉल अमाउंट है वो किसका है, ऑफ करंट। ये हमें पता चला कि एस के इमीडिएटली बाद क्या आएगा, आर, यहां पे इतना पता चल गया। मैं यहाँ पे आपको टेक्निक ये सिखा रहा हूं कि हमने बाय ऑप्शन चलना ही नहीं है, ठीक है ना। हम यहाँ पे अपने आप बना के देख रहे हैं कि अ स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट इवन कैन किल। तो अब इवन को एडजस्ट करना है कैन किल। अब कैन किल की अगर हम बात करें, इवन जो कि अ स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट कैन किल, तो यहां पे आ गया हमारे पास पी। ठीक है, तो अब इवन बचा, इवन को हम कहां पे स्टार्ट करेंगे, स्टार्टिंग में, क्योंकि और तो कुछ स्टार्ट करेगा नहीं। तो अब क्या हमारे पास आंसर आ गया, QSRP। ठीक है, इवन, सो राइट आंसर इज इवन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट कैन किल। अब देखो यहां पे कोई ऑब्जेक्ट था ही नहीं हमारे पास, ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर मान लो ये ऑब्जेक्ट नहीं होता सेंटेंस में तो हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट वर्ब लगा देते हैं, वर्ब एंड पे आ जाती है। तो यहां पे वही चीज हुई, हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं था तो हमें कुछ लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। QSRP, इवन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट कैन किल। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। अब अगला है जी, ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वाटर एन एक्सीलेंट कंडक्टर इज। कंडक्टर, एन एक्सीलेंट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये सारे को पढ़ के क्या पता चला कि एन एक्सीलेंट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक साथ में मैच कर रहे हैं, यानी कि आर के बाद क्या आ रहा है, पी। ठीक है, जो हमारा आंसर आएगा उसमें आर के बाद पी आएगा। कहां पे आएगा, स्टार्टिंग में आएगा, एंड पे आएगा, वो बाद की बात है। अब यहाँ पे एक तो ये ऑप्शन है, मुझे ये पक्का पता है कि आर और पी का पेयर बन रहा है, तो मैं ऑप्शंस में जाऊंगा, जिस ऑप्शन में आर और पी का पेयर होगा मैं उसको टिक कर दूंगा। लेकिन अभी जो आज की जो हम टेक्निक कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं कि हमने ऑप्शन देखने ही नहीं है, हम अपनी तरफ से पहले एग्जैक्ट सही बना रहे हैं। तो आरपी मुझे पता चल गया कि ये आना है। अब वो कह रहा है कि जी एन एक्सीलेंट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कौन है, वाटर है। ठीक है, तो वाटर हमारा स्टार्टिंग में आ गया, ये बन गया सब्जेक्ट, ये बन गया ऑब्जेक्ट, वर्ब कहां पे है, ये रही, वाटर इज आएगा, इज कहां से आ गया हमारे पास, ये एस वाला जो ऑप्शन है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो हमारे पास जो ऑप्शन बना वो क्या बना, QSRP। वाटर इज एन एक्सीलेंट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वाटर इज
एन एक्सीलेंट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो राइट आंसर हमारे पास यहाँ पे क्या बन गया, QSRP। दिस इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट स्वीट्स इंस्टेड ऑफ कटिंग अ केक दे यूज टू। अब वो यहाँ पे अगर दे यूज टू, वो ये काम किया करते थे। इंस्टेड ऑफ की बात हो रही है, अगर इंस्टेड ऑफ की बात हो रही है तो हमने बात देखनी है कि कहाँ पे आ रही है। अब देखो यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ डिस्ट्रीब्यूट स्वीट्स कटिंग अ केक दे यूज टू। ठीक है, इंस्टेड ऑफ डिस्ट्रीब्यूट स्वीट्स दे यूज टू कटिंग अ केक तो आ नहीं सकता, क्यों? अब देखो यहाँ पे एक रूल क्या चलता है, दे यूज टू के बाद हमें पता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। देखो यहाँ पे एक वर्ब ये है कटिंग, V1 प्लस ING, एक यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट V1, और टू क्या होता है, इन्फिनेटिव होता है, टू के बाद हमेशा V1 आता है, रूल होता है हमारा। तो यानी कि दे यूज टू कटिंग अ केक तो आ ही नहीं सकता, ये तो गलत हो गया। दे यूज टू डिस्ट्रीब्यूट स्वीट्स, ये श्योर है कि एस के बाद क्या आना है, P आना है। जो पेयर बन गया हमारा वो ये बन गया कि एस के बाद P आना है। अगर एस के बाद P आना है तो फिर स्टार्टिंग क्या आएगा, इंस्टेड ऑफ से स्टार्टिंग होगी। ठीक है, इंस्टेड ऑफ किस चीज के अलावा, इंस्टेड ऑफ कटिंग अ केक, किसके बजाय कि वो केक कट करे, वो क्या यूज टू थे, स्वीट्स को डिस्ट्रीब्यूट करने में। तो अब हमारा जो आंसर आ गया वो क्या आ गया, क्यू आ गया पहले, इसके बाद क्या आ गया, इंस्टेड ऑफ कटिंग अ केक QR। SP हमें पता ही है क्या आना है, तो यहाँ पे लिख देते हैं QRSP। ठीक है, इंस्टेड ऑफ कटिंग अ केक दे यूज टू डिस्ट्रीब्यूट स्वीट्स। सो राइट आंसर इज QRSP। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं अब हम। द पुअर डिस्ट्रीब्यूटेड दिस वॉज अमंग। द पुअर डिस्ट्रीब्यूटेड दिस वॉज अमंग। अब देखो यहाँ पे बात है, अगर बात करें द पुअर डिस्ट्रीब्यूटेड, इसका मतलब क्या हो गया, गरीब को ही बांट दिया। गरीब को कोई चीज बांटी होगी ना, खुद गरीब तो नहीं ऐसे उठा के बांट दे भी, लो ये गरीब ले लो भी, ऐसा तो नहीं हो सकता। ठीक है, तो यानी कि जो तो पुअर है ना, यहाँ पे ये एज अ सब्जेक्ट काम नहीं कर सकता। ठीक है, दिस वॉज ये हो सकता है कि ये गरीबों को बांटा गया, गरीब को अपने आप से खुद गरीब को थोड़ा ना बांट दिया, गरीब को कोई चीज बांटी गई है। तो वो जो चीज क्या है, दिस वॉज। अब यहाँ पे वॉज आ गया तो हमें पता है कि वॉज हेल्पिंग वर्ब है, इसके बाद कोई ना कोई मेन वर्ब आएगी। तो मेन वर्ब हमारी यहाँ पे हमें डायरेक्ट दिख रही है, ये है हमारी यहाँ पे वर्ब है डिस्ट्रीब्यूटेड। तो दिस वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी कि पेयर क्या बन रहा है हमारे पास, RQ का पेयर बन रहा है। दिस वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड द पुअर के अमंग द पुअर। अब हमें पता है पुअर क्या है हमारा, यहाँ पे पुअर जो है वो है हमारा ऑब्जेक्ट, दिस क्या था हमारा सब्जेक्ट, ये क्या है वर्ब, ये क्या है हमारा, ये है ऑब्जेक्ट। तो ये तो पता चला कि पुअर बाद में ही आना है कि दिस वाज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पुअर, कि डायरेक्ट पुअर लिख देंगे, डायरेक्ट पुअर तो लिखा नहीं जाएगा, यानी कि बीच में अमंग लिखना पड़ेगा। ठीक है, सो RQS और लास्ट में आ गया पुअर। सो द राइट आंसर क्या बना हमारा, दिस वाज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पुअर। देखो ये करवाने की बात है, तो बड़े छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं। कई बच्चे कहेंगे सर ये क्यों करवा रहे हो, ये तो हमें पता ही ऐसे आते हैं। देखो पहली बात तो जितने भी हमारे डिफेंस के एग्जाम्स होते हैं ना, चाहे वो FCAT हो, चाहे वो CDS हो, चाहे वो NDA हो, उसमें जो इसी लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, अगर आपको मान लो ये आ रहे हैं ना कि वर्ड आपने रीअरेंज करने हैं सेंटेंस में, अगर आपको 10 क्वेश्चंस आ रहे हैं तो 10 के 10 टफ नहीं आने वाले, पहले 5 इतने ही आसान आएंगे। कई बार ना जो बच्चे बैंक की तैयारी कर रहे होते हैं या SSC की तैयारी कर रहे होते हैं साथ साथ में, उनको लगता है यार ये तो बहुत आसान है। देखो बैंकिंग लेवल SSC लेवल अलग है, NDA CDS लेवल अलग है। ठीक है, तो आप इसको हल्के में मत लोगे, ये तो हमें आती है, ये ऐसी है। कई बार छोटे छोटे सेंटेंस भी हमें वहाँ पे टफ कर देते हैं एग्जाम में, तो हमने डरना नहीं है, हमने वहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट पैटर्न लगाना है। वैसे भी जो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट पैटर्न होता है ना, ये तो मल्टी पैटर्न है हमारा, इसको आप हर जगह पे यूज कर सकते हो। चाहे तो वो पैरा सिंबल वाले क्वेश्चन आंसर्स आ रहे हैं हमारे, चाहे ये वाले आ रहे हैं, किसी और चीज पे अगर हमने अप्लाई करना है तो हम जैसे कोई मान लो फिल इन द ब्लैंक्स आ जाती हैं, क्लोज टेस्ट आ जाता है, तो हम इसको कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हैं। ये तो हमारा यूनिवर्सल टूल होता है कि सभी सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट से हमने सेंटेंस को सही करना होता है। ठीक है, ओके लास्ट करते हैं। Extremely dry are places that are deserts। अब यहाँ पे बात हो रही है कि जो डेजर्ट्स है ना वो एक्सट्रीमली ड्राई प्लेसेस होती हैं, लेकिन अब हम इसको बनाए कैसे। देखो पहली बात तो यहाँ पे दे आर, यहाँ पे आर 2 बार आ रखा है ना, 2 तो वर्ब्स ही हमारे पास यहाँ पे। क्या करें अब इसका, डेजर्ट्स आर प्लेसेस
दैट आर एक्सट्रीमली ड्राई, बन गया। लेकिन अब देखो मैंने ये कैसे बना दिया, हमें पता है कि एक्सट्रीमली ड्राई प्लेसेस, या अगर तो हम ये करते हैं एक्सट्रीमली ड्राई प्लेसेस, या तो ऐसा आता बीच में आर ना आता, तो यानी कि यहाँ पे तो हम इसको तो मैच नहीं कर सकते ना। ओके, अगर मैं यहाँ पे करता हूँ आर प्लेसेस दैट आर, दोज आर दी प्लेसेस दैट आर, दोज के साथ दैट का पेयर बनना था, आर प्लेसेस दैट आर तो बनेगा नहीं, ऐसा भी नहीं बन पाया। अब मेरे पास रहेगा डेजर्ट्स, मैंने स्टार्टिंग की कहाँ से की, डेजर्ट से, कि डेजर्ट, अब डेजर्ट्स के बाद क्या आना है, एक वर्ब आनी है, वर्ब कहाँ पे है, या तो ये है या ये है, डेजर्ट्स आर प्लेसेस, या फिर डेजर्ट्स दैट आर, ठीक है। ऐसा भी हो सकता था कि डेजर्ट्स, लेकिन डेजर्ट्स है तो यहाँ पे दैट आर, फिर दैट आर एक्सट्रीमली ड्राई आर प्लेसेस नहीं बन सकेगा। सो डेजर्ट्स आर प्लेसेस, यानी कि एस के बाद क्या आना था हमारे पास, एस के बाद आना था क्यू, डेजर्ट्स आर प्लेसेस दैट आर एक्सट्रीमली ड्राई, ठीक है, दैट आर, तो दैट आर यहाँ पे आ गया फिर से, आर एक्सट्रीमली ड्राई, ये हमारा पी है लास्ट में। तो अब जो हमारा राइट ऑप्शन जो बना, ठीक है, जो हमारा कॉम्बिनेशन बना वो क्या बन गया, एस क्यू आर पी, एस क्यू, ठीक है, आ नहीं रहा होगा, मैं ऊपर लिख देता हूँ, एस क्यू आर पी, ये हमारा जो है वो कॉम्बिनेशन बन गया यहाँ पे, ठीक है जी। तो दोबारा देख लेते हैं, डेजर्ट्स आर प्लेसेस दैट आर एक्सट्रीमली ड्राई। मैं फिर कह रहा हूं, हमें वैसे लग रहा है कि सर बड़ा आसान है जी, लेकिन कई बार ना जब पेपर का प्रेशर होता है, वहां पे बैठे होते हैं, माइंड में प्रेशर चल रहा है, माइंड में टाइम चल रहा है, जल्दी पूरा करना है, जल्दी पूरा करना है, तो हम ना अक्सर उस चीज़ों पे गलती कराते हैं जो हमें नहीं करनी होती। देखो आज तक आपने पता क्या किया है, अगर हम 9th-10th की भी बात करते हैं तो कई बार हम पेपर में बैठे बैठे ना हमें ऐसा फील होता है कि यार ये तो क्वेश्चन में आता ही नहीं, या हम कई बार कोई क्वेश्चन छोड़ के आए होते हैं, जैसे मैथमेटिक्स में हम कोई क्वेश्चन छोड़ देते हैं, लेकिन जब रास्ते में घर वापस जा रहे हैं या घर जाके हमें लगता है ये तो बड़ा आसान था, ये तो मेरा सॉल्व भी हो गया, लेकिन पेपर के समय सॉल्व नहीं हुआ। ये वो जो छोटी छोटी चीजें होती हैं ना, ये वो होती हैं जो पेपर में हमें पजल कर देती हैं। जितनी बड़ी चीज़ होगी ना वो पजल नहीं करेगी, वो हमें धीरे 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 आती रहेगी, लेकिन जो छोटी और क्विक चीज़ होती है ना वो जल्दी पजल कर देती है, ठीक है। तो वो पजलिंग से बचने के लिए आपने इनकी प्रैक्टिस जरूर करनी है। ऐसा ना हो कि आप इसको इजी कह के छोड़ दो और पेपर में यही चीज़ें आपको आगे जाके पजल कर दे। अब ये तो था हमारे पास वर्ड्स जो ऑर्डर है, वर्ड्स इन सेंटेंस। अभी जो हम इसी के एक इजी लेवल फिर करेंगे जो पूरा पैरा जंबल होगा, पैरा जंबल का फिर एक इजी लेवल करना है ताकि हम पेपर में किसी भी मुश्किल का जो सामना है वो आसानी से करें। हाई लेवल भी कर रहे हैं हम साथ साथ, लेकिन आज का जो टॉपिक है वो इजी लेवल पे चल रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि हार्ड करते करते हम इजी को भूल ही जाएं, ठीक है। तो अब जो नेक्स्ट मैं करवाने जा रहा हूं वो करवाने जा रहा हूं आपको पैरा जंबल। ओके, तो अब जो हम करने जा रहे हैं वो है हमारे पास पैरा जंबल, या हम इसे कह सकते हैं कि रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस। जो हमने पहले किया था वो एक सिंगल सेंटेंस था, हमने उसको वर्ड्स को रीऑर्डर करना था। यहाँ पे हमने पूरे के पूरे सेंटेंसेस को ही रीऑर्डर करना है। अपने आप में ये सेंटेंस सही है, लेकिन हमने पूरा एक पैराग्राफ जो है उसको प्रॉपर ही अरेंज करके उसको एक मेथड में लेके आना है, उसको एक ऑर्डर में लेके आना है, ताकि जो उसकी जो स्टोरी लाइन है वो हमें समझ आ जाए। अब इसके लिए मैंने आपको एक मेथड बताया था कि एक तो ये था कि हम दो दो पॉइंट बना सकते हैं कि दोनों को जोड़ सकते हैं कि इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा, फिर एक प्रॉपर बना देते हैं। या हम एक ये रूल कर सकते होते हैं कि भाई पहला सेंटेंस पढ़ो, सेकंड को देखो कि वो फर्स्ट के बाद आएगा या पहले आएगा। तो वही रूल हमने दोनों अप्लाई करने हैं, और वो रूल अप्लाई करने के बाद हमारे जो राइट आंसर्स आएंगे वो हम साथ साथ यहाँ पे लिखते जाएंगे। तो चलिए, अब बिना हमने पहले सारा माइंड में रखे हुए या बिना कोई स्टोरी लाइन को पढ़े हुए हम एक एक सेंटेंस पढ़ते जाएंगे और उसको उसी के तरीके से सॉल्व करते जाएंगे। अगर हम आप बात करते हैं हमारे पहले पैराग्राफ की, तो स्टार्टिंग कहां से हो रही है? इन सिंपलर टर्म्स इट इज द इंडियन वर्जन ऑफ द रेजेस। किसी की बात हो रही है कि वो कहते हैं कि सिंपल टर्म्स में अगर हम बात करें तो ये कि इंडियन वर्जन है किसका? रेजिस का। अब रेजिस क्या होता है? वैसे तो हमें, मुझे तो पता है, पर मैं अभी हम बताएंगे नहीं, मैं बताऊंगा नहीं, या कह लो हमें कोई जरूरत भी नहीं है। ये नहीं कि सर हमें तो पता नहीं जी रेजिस क्या होता है, कोई मतलब ही नहीं है हमें इस चीज से, ठीक है ना। बस उन्होंने ये कहा कि इन सिंपल टर्म्स ये इंडियन वर्जन है किसका? रेजिस का। रेजिस है क्या नहीं है हमें कोई मतलब नहीं है। हमने यहाँ पे लिख लिया है कि भाई ए आएगा। कहाँ पे? पता नहीं स्टार्टिंग में आना है, पता नहीं एंड पे आना है, मिड में आना है, बस यहाँ हमने एक ए लिख लिया है। हमने इसके बाद सेकंड करना क्या है? हमने सेकंड को पढ़ के डिसाइड करना है। हमारा जो कह लो अब माइंड वाला काम तो अब शुरू होगा ना। पहला हमने सेंटेंस पढ़ा, लिख लिया, अब हमने डिसाइड करना है कि जो बी है वो ए से पहले आएगा कि बाद में आएगा, ठीक है। ओके,
इन सिंपलर टर्म्स इट इज द इंडियन वर्जन ऑफ द रेजेस, ठीक है। द थर्ड गोल्डन केला अवार्ड्स विल बी होस्टेड बाय साइरस ब्रोशियस दिस ईयर। अब वो जो कहता है कि जो थर्ड गोल्डन केला अवार्ड्स हैं ये इस साल जो हैं वो कौन उसको होस्ट कर रहा है, बाय साइरस ब्रोचा। तो दिस ईयर थर्ड के गोल्डन केला अवार्ड्स। अब हम अगर बात करते हैं कि द थर्ड गोल्डन केला अवार्ड्स जो इस साल होने हैं, इन सिंपलर टर्म्स इट इज द इंडियन वर्जन ऑफ द रेजिस। पहले उसने बताया कि ये जो चीज है ये इंडियन वर्जन है, और इस साल जो होना है ये कौन होस्टेड कर रहा है, साइरस ब्रोचा। तो अब क्या हम इसको जो बी को है वो ए से पहले लिखेंगे कि बाद में लिखेंगे? पहले हम इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, फिर कहेंगे ना इस साल वाले यहां पे होंगे, ठीक, या ये होस्टेड करेगा। तो यानी कि जो हमें इतना पता चला कि जो बी ऑप्शन है वो कहां पे आएगा, ए के बाद में। मे बी वो इमीडिएटली बाद आ जाए, मे बी ए फर्स्ट हो बी लास्ट हो, पर जब भी बी आएगा हमें ये पता चला कि ए जो बी है ना वो ए के बाद में आना है। हम यहाँ पे कहीं लिख लेते हैं, ठीक है, मे बी कुछ और बीच में लिखना पड़ेगा या नहीं भी, तो हमें पता है कि जो बी है वो ए के बाद आएगा। हमने बस इतना डिसाइड करना है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, इट वॉज क्रिएटेड इन ऑर्डर टू रिडिक्यूल द बैड परफॉर्मेंस एंड एज अ रिवेंज for wasting our precious time and money on such idiotic films। अब वो कहते हैं ये बनाए क्यों गए थे, ठीक है। इट वॉज क्रिएटेड इन ऑर्डर टू रिडिक्यूल द बैड परफॉर्मेंस। इट वॉज क्रिएटेड क्यों बनाए गए थे, ताकि हम रिडिक्यूल कर सकें बैड परफॉर्मेंसेस को, एंड हमने बदला लेने के लिए बनाए थे, एंड एज अ रिवेंज फॉर वेस्टिंग आवर प्रीशियस टाइम एंड मनी। हमने बदला लिया कि हमारा जो प्रीशियस टाइम था या मनी थी आपने वो वेस्ट कर दिया ऑन सच इडियोटिक फिल्म्स, ठीक है। तो अब यहां पे पहले बात हुई थी कि सिंपल टर्म्स इट इज द इंडियन वर्जन ऑफ रेजिस। फिर हमने बात की कि इस साल वाला यहां पे आएगा, ये बनाया क्यों गया था, ठीक है। तो अब जो बनाया क्यों गया था ऑब्वियस है, इंट्रोडक्शन के तो बाद ही पता चलेगा ना। अभी ये इंडियन वर्जन है, बनाया इसलिए था, और इस साल का जो यहां पे हो रहा है ऐसे ही चलेगा, ठीक है। तो यानी कि जो सी आएगा वो कहां पे आएगा, ए और बी के विचकार, या कह लो ए के बाद आएगा बी से पहले आएगा, पर ये नहीं कि वो मिड में ही आएगा। मे बी ए सी यहां पे आए, इसके बीच कोई और आ जाए फिर बी आ जाए, ठीक है। मे बी वो सी भी यहां पे आ जाए, इसके बाद में कोई और जाए, पर हमें ये पता है कि जो सी है वो ए से पहले नहीं आ सकता और बी के बाद में नहीं आ सकता, यानी कि सी यहीं कहीं आएगा। हमने लिख लिया, ठीक है। फिर आया द गोल्डन केला इज हेल्ड ईच ईयर वेयर अवार्ड्स आर गिवन फॉर द ईयर्स वर्स्ट इन बॉलीवुड। अब थोड़ी थोड़ी बात समझ आने लगी। द गोल्डन केला इज हेल्ड ईच ईयर, हर साल ये हेल्ड किए जाते हैं, वेयर अवार्ड्स आर गिवन फॉर द ईयर्स वर्स्ट इन बॉलीवुड। तो जो साल का सबसे वर्स्ट बॉलीवुड का कोई चीज होती है उसके लिए अवार्ड दिए जाते हैं, ठीक है। अब हम अगर पढ़ें कि इन सिंपलर टर्म्स इट इज द इंडियन वर्जन, इट लगा हुआ था, क्या चीज है जो इंडियन वर्जन है रेजिस का, द गोल्डन केला अवार्ड। अब यानी कि जो डी आएगा वो कहां पे आएगा, ऑब्वियस है ए से पहले ही आएगा, ठीक है। अब हमें यह पता चला कि डी कहां पे आने वाला है, ए से पहले आने वाला है, इतना हमें डिसाइड हो गया। चार ऑप्शन हमारे पास आ गए हैं, ठीक है। तो जो डी है वो पहले आएगा, फिर ए आ गया, फिर सी है, फिर बी है, अब रह गया ई। ई में वो बंदा बात कर रहा है कि इट वॉज क्रिएटेड बाय रैंडम मैगजीन। रैंडम मैगजीन ने क्रिएट किया था, इंडियाज लॉन्गेस्ट रनिंग ह्यूमर मैगजीन। इंडिया की सबसे लॉन्गर ह्यूमर का मतलब होता है हास्य मजाक वाला मैगजीन थी इन ईयर 2009। तो उन लोगों ने ये अवार्ड बनाए थे, ओके जी, हम मान लेते ई वाला। इट वॉज क्रिएटेड इन ऑर्डर टू, बनाए किसने थे, ह्यूमर मैगजीन ने। बनाए क्यों थे, इट वॉज क्रिएटेड इन ऑर्डर टू, यानी कि जो ई और सी का पेयर बन रहा है, या कह लो जो ई है वो सी से पहले आएगा, ठीक है ना। अब पता चल गया कि भाई बनाए किसने थे, ह्यूमर मैगजीन ने। बनाए क्यों थे, ताकि इट वॉज क्रिएटेड इन ऑर्डर टू, इसको बदला लिया जा सके, ठीक। तो अब एंड पे क्या आ गया, बी है। इन थर्ड जो अब जो थर्ड गोल्डन केला अवार्ड जो इस साल हेल्ड होने वाले हैं वो बाय होस्टेड कौन कर रहा है, साइरस ब्रोचा। तो अब हमारे पास बिना कोई कॉस्ट किए हुए, बिना ऑप्शंस को देखे हुए या बिना किसी चीज को पजल होते हुए हमने इसको बड़े आसानी से एक ऑर्डर बना दिया, सिर्फ ये डिसाइड करते हुए कि ये वाला ऑप्शन इससे पहले आएगा या ये वाला ऑप्शन इसके बाद आएगा। अब एक बार सारे पढ़ लेते हैं कि सारा ऑर्डर जो है हमारा क्या वो सही चल रहा है। पहला है हमारे पास डी, द गोल्डन केला इज हेल्ड ईच ईयर
वेयर अवार्ड्स आर गिवन फॉर द ईयर्स वर्स्ट इन बॉलीवुड। ठीक है भाई, इन सिंपलर टर्म्स इट इज द इंडियन वर्जन ऑफ द रेजिस। ठीक है, इट वॉज क्रिएटेड बाय रैंडम मैगजीन, इंडियाज लॉन्गेस्ट रनिंग ह्यूमर मैगजीन इन द ईयर 2019। फिर आ गया इट वॉज क्रिएटेड इन ऑर्डर टू रिडिकुलस टू बैड परफॉर्मेंस। फिर लास्ट में आ गया द थर्ड गोल्डन केला अवार्ड्स विल बी होस्टेड बाय साइरस ब्रोचा दिस ईयर। तो और हमारा जो सारा पैराग्राफ है हमने क्या किया, बस कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ इतना हमने माइंड में इस चीज़ को ध्यान रखा कि ये सेंटेंस से पहले आएगा कि बाद में आएगा। अगर आप इस मेथड से करते हो, चाहे फिर वो इजी वाले सेंटेंसेज हैं चाहे वो टफ वाले सेंटेंसेज हैं, ये एक यूनिवर्सल रूल होता है हमारे पैराग्राफ को सॉल्व करने का। ठीक है, ओके, नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट भी हम इसी तरीके से करेंगे। अब पहला आ गया हमारे पास 10, डिस्पाइट इंडियाज ह्यूज पॉपुलेशन वी हैव नॉट डन वेल इन ओलंपिक गेम्स। वो था इसीलिए 10, इसीलिए कंक्लूजन निकाल रहा है किसी चीज का, इसीलिए ये कि हमारे पास इंडिया की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है फिर भी हम ओलंपिक गेम्स में अच्छा नहीं कर पाए। हमने यहाँ पे लिख लिया ए, ये पहला लास्ट है, फिर से हमें कुछ नहीं पता, बस हमने लिख लिया कि यहाँ पे ए आने वाला है। फिर हमने बात की ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड ऑल्सो क्रिकेट रिमेन पॉपुलर इन इंडिया। अब क्या हुआ, देखो बी और ए का कोई पेयर नहीं बन रहा है, या कोई हमें डिसाइड नहीं कर पा रहे कि ये पहले आएगा कि बाद में आएगा। ठीक है, ये एक अलग नोशन है, ये एक अलग नोशन है, अभी तक इसका कोई सिमिलरिटी नहीं बन पाई। तो अब हमने क्या करना होता है, हम बी को दोनों जगह पे अप्लाई करके देखेंगे कि बी यहाँ पे भी आ सकता है, बी यहाँ पे भी। वी आर नॉट श्योर, जरूरी नहीं कि आप हर बार श्योर होगे। ठीक है, तो हम क्या करके लेके चलेंगे, ए यहाँ पे है तो बी हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं और बी हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड ऑल्सो क्रिकेट रिमेन्स पॉपुलर इन इंडिया। ठीक है, क्रिकेट हैज बीन एन एक्सट्रीमली पॉपुलर गेम इन इंडिया फॉर क्वाइट सम टाइम नाउ। अब वो कहता है कि जो क्रिकेट है ना, हैज बीन एन एक्सट्रीमली पॉपुलर गेम इन इंडिया, और हम सबको पता है सबसे ज्यादा जो इंडिया में जो पॉपुलर गेम है वो क्या है, वो है क्रिकेट इन क्वाइट सम टाइम नाउ। वो तो अब काफी समय से ये जो पॉपुलर हमारी गेम रह रही है। ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड ऑल्सो क्रिकेट रिमेन्स पॉपुलर, और ब्रिटिश टाइम पीरियड में भी क्या था, क्रिकेट पॉपुलर थी, आज भी है और ब्रिटिश टाइम में भी थी। तो यानी कि हमें यहां से एक चीज पता चली कि जो सी और बी है ना, ये पेयर में है। ठीक है, और पहले क्या आएगा, सी के बी, पहले आएगा हमारे पास सी। अगर बी यहां पे आ रहा है तो उससे पहले सी आएगा, अगर बी यहां पे आ रहा है तो भी इससे पहले ही सी आना है। हमें इतनी तो बात अब क्लियर हुई है। ठीक है, अभी तक हमें ए का नहीं पता क्योंकि ए कॉम्बिनेशन में नहीं आ रहा, पर हमें यह पता है कि सी और बी का पक्का पेयर बना है कि पहले सी आना है उसके बाद बी आना है। फिर आया इट इज टाइम आर गवर्नमेंट एंड कॉर्पोरेट फ्रेटर्निटी पे ड्यू टेंशन टू अदर गेम्स एंड स्पोर्ट्स एंड वी रिडीम आर नेशनल प्राइड इन ओलंपिक गेम्स। वो था अब ये समय आ चुका है कि गवर्नमेंट को या कॉर्पोरेट्स को इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए ताकि हम जो अपना ओलंपिक में जो नेशनल प्राइड है ना हमारा, वो फिर दोबारा से आ सके। तो अब समय आ चुका है। ठीक है, अब यहां पे बात हो रही थी क्रिकेट काफी समय से पॉपुलर चल रही है। ठीक है, ब्रिटिश टाइम में भी ये पॉपुलर थी। अब समय आ चुका है कि दूसरी गेम्स की तरफ ध्यान दिया जाए। तो मैं इसको पहले तो नहीं लिख सकता ना कि अब समय आ चुका है और क्रिकेट पॉपुलर चल रही है। पहले हम बताएंगे कि क्रिकेट पॉपुलर चल रही थी, पहले भी थी, अब भी चल रही है, लेकिन अब समय आ चुका है कि दूसरी गेम्स की तरफ भी ध्यान दिया जाए। यानी कि जो डी आएगा वो कहां पे आएगा, सी और बी के बाद में ही आएगा। ठीक है, तो या तो डी यहां पे आएगा या डी यहां पे आएगा। अभी तक हम ए को फिर नहीं डिसाइड कर पाए। ठीक है, तो ये हमारा पेयर चल रहा है कि सी बी डी आएगा, सी बी डी आएगा। ठीक है, अब क्या हुआ, हाउएवर ड्यू टू दिस रीजन अदर गेम्स स्पोर्ट्स डिड नॉट रिसीव द रिक्वायर्ड अटेंशन दे डिजर्व्ड। किस रीजन की वजह से, अब यहां पे किस रीजन की वजह से वो बाद में बात करते हैं। हाउएवर ड्यू टू दिस रीजन अदर गेम्स स्पोर्ट्स डिड नॉट रिसीव द रिक्वायर्ड अटेंशन दे डिजर्व्ड। इट इज टाइम आवर गवर्नमेंट एंड कॉर्पोरेट पे ड्यू अटेंशन टू द गेम्स एंड स्पोर्ट्स। यानी कि जो ई और डी है, हमें पता है कि ई जो है वो पहले आएगा। ठीक है, अब जो डी है, डी से पहले क्या आएगा, ई। हमारे जो ऑप्शन बन रहे थे, एक बार मैं यहां पे रब कर देता हूं, सी बी डी, और जो ई आना है वो कहां पे आना है, डी से पहले आना है, क्योंकि हमें पता है हाउएवर ड्यू टू दिस रीजन, किस रीजन की वजह से भी ये जो क्रिकेट है वो पॉपुलर है
ब्रिटिश टाइम में भी पॉपुलर रही। इसकी वजह से अब क्या हुआ, इसकी वजह से हुआ ये कि हाउएवर ड्यू टू दिस रीजन, वो कौन सा रीजन है कि क्रिकेट पॉपुलर है और कोई गेम नहीं है, तो ड्यू टू दिस रीजन, यानी कि सी, बी और बी के बाद रीजन क्या पैदा हो गया हमारा, ई, ये हमें पता चला। अब डी आ रहा है हमारा यहाँ पे, ठीक है। फिर अब बचा हमारे पास ए, ठीक। However, due to this reason, other game sports did not receive the required attention they deserved. Thus, despite India's huge population, we have not done well in Olympic Games. वो तो जब गेम्स की तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा, रिक्वायर्ड अटेंशन नहीं है, इसी वजह से क्या हो रहा है कि इंडिया की ह्यूज पॉपुलेशन होने के बावजूद हम अपना ओलंपिक में गेम में परफॉर्म नहीं कर पा रहे। सो इट इज टाइम आवर गवर्नमेंट एंड कॉर्पोरेट, तो यहाँ पे अगर था नेशनल प्राइड इन ओलंपिक गेम्स कि जो हम अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे, वी हैव नॉट डन वेल इन ओलंपिक गेम्स, अब हमें वो दोबारा चीज़ हासिल करनी है, जो हमारा नेशनल प्राइड है हमने उसको ओलंपिक गेम में भी लेके आना है। तो यानी कि ए पहले आएगा, डी बाद में आएगा, तो ए आ गया हमारे पास यहाँ पे। अब जो हमारा ऑर्डर बन गया वो क्या बन गया, सी, बी, ई, ए, डी। बिना कोई ज़्यादा मेहनत किए हुए, बिना बार बार सेंटेंसेस को पढ़े हुए, एक बार हमने फिर क्या किया, बस हमने सेंटेंसेस को ऑर्डर किया। पहला सेंटेंस पढ़ के दूसरे को डिसाइड कर लिया, दूसरा पढ़ के तीसरे को डिसाइड कर दिया। अगर यहाँ पे हमें पता चला कि बी और सी का परमानेंट पेयर बन रहा है, हमने बस वो साथ में लेके चल पड़े कि ये सी बी जब भी आएंगे वो एक साथ आएंगे, ठीक। तो बस इसी तरह से हमने इन पेपर्स को पेपर में भी ऐसे ही क्लियर कर देना। एक बार इसको पढ़ के देख लेते हैं कि हमने सही बनाया। स्टार्टिंग हो रही है हमारी सी से, क्या है, Cricket has been an extremely popular game in India for quite some time now. During the British period also, cricket remains popular in India. However, due to this reason, other games, sports did not receive the required attention they deserve. Thus, despite India's huge population, we have not done well in Olympic Games. It is time our government and corporate fraternities pay due attention to other games, sports, and we redeem our national pride in Olympic Games. तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। यहाँ तक क्या हुआ, हमने अभी तक हमने क्या किया, जो 6 क्वेश्चंस थे हमने वर्ड रीअरेंज के वो कर लिए। 2 क्वेश्चंस हमारे पास जो थे पैरा जंबल्स के हमने वो कर लिया, और साथ में हमने जो किया वोकैबुलरी की है। अब नेक्स्ट वीक से मंडे से हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि अभी तक हमारी जितनी भी क्लासेस लगी हैं वहाँ तक हमने कम्प्रीहेंशन कर लिया जी, हमने क्लोजेस्ट कर लिए, ठीक है। हमने रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस और पैरा जंबल्स 4 टॉपिक हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। बाकी हम साथ साथ आगे नए टॉपिक स्टार्ट करेंगे। जल्दी हम ग्रामर भी स्टार्ट करेंगे। मैं ग्रामर से पहले आपको ये चीज़ें इसलिए करवा रहा हूँ ताकि ना हमारी थोड़ी सी इंटेंशन जो क्रिएट हो जाए, हमारे थोड़ा सा ग्रामर पढ़ने के लिए हम एक माइंडली प्रिपेयर हो जाए कि हम इंग्लिश को पढ़ रहे हैं और इसके बाद ग्रामर भी पढ़ेंगे, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जिनमें हमें ग्रामर नहीं चाहिए, जिनमें हमें कोई ज़्यादा हाई वोकैबुलरी नहीं चाहिए। मैंने अभी तक जितने भी आपको टॉपिक्स करवाए हैं, मैंने कभी भी बीच में एक बार भी किसी ग्रामर के टॉपिक का नाम नहीं लिया कि हमें नाउन आना चाहिए, हमें प्रोनाउन आना चाहिए, वर्ब आनी चाहिए, है ना, आर्टिकल एडजेक्टिव आनी चाहिए, क्योंकि इसमें इनका कोई काम ही नहीं है। अगर कोई भी टीचर आपको ये कह रहा है इसमें हमें ये भी पता होना चाहिए, हमें प्रोनाउन पता होना चाहिए, नहीं, कोई बात नहीं है। नहीं भी पता तो भी देखो, हर एक चीज़ को करने के ना बहुत सारे अल्टरनेटिव वेज होते हैं। मैथ्स में जब हम बात करते हैं हमारे पास बहुत सारे शॉर्ट ट्रिक्स होते हैं। अगर ये शॉर्ट ट्रिक नहीं लगाना तो भाई ये लगा लो, ये वाला लगा लो। तो आपने वो डिसाइड करना है कि आपको ग्रामर के थ्रू जाना है या बिना ग्रामर के आप किए हुए भी आप अपने पेपर को क्लियर कर सकते हो, ऐसी कोई खास बात नहीं होती। तो हमने क्या किया, ये सारे वो टॉपिक चल रहे थे जो नॉन ग्रामेटिकल पोर्शंस के अंडर आते हैं, तो ये हमने कर लिए हैं। मंडे से हम कोई ना कोई ग्रामर वाला टॉपिक भी साथ में अटैच करेंगे। अभी हमारे फिल इन द ब्लैंक्स भी पड़े हैं, हमने वो भी स्टार्ट करने हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि मंडे हम थोड़े थोड़े फिल इन द ब्लैंक्स भी 4-5 डेली एवरेज पे करते रहें। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। लेकिन एक रिक्वेस्ट है जाने से पहले, जिन बच्चों ने हमारा वॉरियर जोन चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, ठीक है, जो नए आए हैं इस वीडियो पे, वो प्लीज़ वॉरियर जोन चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ में आपने नोटिफिकेशन बेल का आइकन को भी दबा देना है। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो यू कैन ऑल्सो हिट द लाइक बटन एंड ऑल्सो कमेंट एंड शेयर द वीडियो। थैंक यू वेरी मच।